तो मेरे भाइयों, मैं अब आप लोगों के साथ जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है उसका इस साल का जो प्रैक्टिस ईयर आ रखा है, प्रैक्टिस पेपर आ रखा है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं, साइड बाय साइड एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व करते हैं। मैं पूरा आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का पार्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली। कहता है स्टैटिस्टिक्स जो है ना मेरे भाइयों, ध्यान समझना, स्टैटिस्टिक्स क्वालिटी से डील करता है। बिल्कुल गलत जवाब है, स्टैटिस्टिक्स क्वालिटी से नहीं क्वांटिटी से डील करता है। और जो कंक्लूजन है स्टैटिस्टिक्स का वो ट्रू होता है एवरेज पे। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है कि हाँ स्टैटिस्टिक्स जो थोड़ा वो एवरेज पे बेस करता है। हाँ सही बात है, कंक्लूजन जो निकलते हैं स्टैटिस्टिक्स के वो ट्रू होते हैं एवरेज पे। तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड कहता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक क्लास लिमिट के दो एंड होते हैं, तो ये बात स्टेटमेंट तो सही है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो अपना सेकंड पे आते हैं मेरे भाइयों। जो सेकंड क्वेश्चन है अपना, बड़े ध्यान से समझना। सेकंड में कहता है हाइट और वेट जो होते हैं वो एग्जांपल है कंटीन्यूअस वेरिएबल के। कंटीन्यूअस वेरिएबल मेरे भाई हाइट है, तो कंटीन्यूअस वेरिएबल कहाँ है? बिल्कुल सही बात है, एग्जांपल्स है। कैसे भाई? क्लास इंटरवल होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो हाइट और वेट उसके एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, कहता है वेरिएबल्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वेरिएबल्स टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, क्यों नहीं हो सकते? वेरिएबल्स तो टाइम टू टाइम छोड़ो और अलग अलग चीजों में भी चेंज हो सकते हैं। बाकी जो नंबर ऑफ आइटम्स है इंक्लूड इन अ क्लास इज कॉल्ड द क्लास मार्क। बेटा क्लास मार्क का पिछले साल भी क्वेश्चन है, इस साल भी क्वेश्चन है, मिड वैल्यू को क्लास मार्क कहते हैं और इस साल भी आएगा। न्यूमेरिकल ना आ जाए ध्यान रखना, और मैंने न्यूमेरिकल वीडियो में समझाया है ऑर्गेनाइजिंग में, जाके देख लेना। ठीक है, क्लास मार्क को। तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है भाई। ठीक है, क्लास मार्क मिड वैल्यू होती है, ऑप्शन डी गलत है। उसने बोला था इनकरेक्ट बताओ, बता दिया। चले मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल जो क्रोनोलॉजी में चलता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं बोलते आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एनुअल मेरे भाई ईयर, कोई भी डाटा बताओगे 2005 6 7 8 9 10 ऐसे चलेगा, सही बात है, क्रोनोलॉजिकल है। ठीक है ना। अच्छा उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ ठीक है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्वार्टरली है, क्वार्टरली भी है भैया। ठीक है ना, ऊपर नीचे ऐसे आ सकता है। वीकली, वीकली भी होता है बेटा, हफ्ते के हिसाब से क्रोनोलॉजी हो सकती है। रीजनल, रीजनल मतलब रीजन, रीजन मतलब इलाके, इलाकों में क्रोनोलॉजी होने का चांस थोड़ा सा आपको क्या लगता है, बनता है नहीं बनता है? देखो किस तरीके से होता है, थोड़ा सा समझना। जो इस तरीके से लाइन चलती है, देखो इस तरीके से, है ना, थोड़ा सा हट जाएगा ये। जो इस तरीके से लाइन चलती है इस तरीके से, वो हमारी रो होती है, और जो इस तरीके से लाइन चलती है वो हमारी कॉलम होती है। ये हमारा कॉलम्स होते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स बोला है, और ये हमारी रोज होती है। तो इसका जो हेडिंग होती है वो, और इसकी जो हेडिंग होती है वो, जो अपना वर्टिकल कॉलम की हेडिंग होती है वो कैप्शन कहलाता है, और जो रो की हेडिंग होती है बेटा वो स्टब कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलें आगे। ये भी तो आपको क्वेश्चन उसने ये पूछा था कि अपना जो रो है उसका हेडिंग क्या होता है, और उसने पूछा था वर्टिकल कॉलम का क्या होता है, तो उसका कैप्शन होता है मेरे भाई। ठीक है, चलें, नाम याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। कहता है भैया इसमें से करेक्ट पेयर को मैच करो। ठीक है ना, करेक्ट पेयर मैच करते हैं। इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर, देखो अपने को करेक्ट ऑप्शन चुनना है। कहता है इन्वेस्टिगेटर जो डाटा को कलेक्ट करता है। भाई इन्यूमरेटर का काम क्या गया फिर, अभी तो पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, बी वाले का सेकंड, कहता है इंटरनेशनल पब्लिकेशन एक पब्लिश्ड सोर्स है। ओके, उसने बोला इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल करना, तो ये रैंडम सैम्पलिंग नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये वाला इसका आंसर होगा हमारा, गलत है। ठीक है ना, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, भाई तुम इधर आओ, मेरी कन्वीनियंस मतलब जो मुझे कंफर्टेबल लगेगा। भाई आप जो मुझे, मैं जिस तक डाटा तक रीच कर सकता हूँ, भाई तुम इधर आना, मुझे तुमसे डाटा इकट्ठा करना है। तो क्या हुआ, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और रैंडम नंबर्स क्या होते हैं? रैंडम मतलब कुछ भी, इधर उधर कहीं से भी कुछ भी उठा लिया, तो ये दोनों सेम थोड़े ना, तो अलग हो गए। ठीक है ना, बाकी सर्वे तो सेंसस होता है, बिल्कुल सही, और इंटरनेशनल पब्लिकेशन एक पब्लिक सोर्स है, और इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर दोनों ही डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, बड़े ध्यान समझना। कहता है डाटा जो है आपकी मदद करता है आपको प्रॉब्लम समझने में, कैसे? आपको बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जब आप इन्फॉर्मेशन, आप अपनी क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, और उससे आपको मदद करता है डाटा समझने में, मतलब डाटा आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, आप प्रॉब्लम समझ सकते हो जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और डाटा न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं। ठीक है, देखो एसर्शन रीजन दोनों ठीक है, लेकिन मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, एसर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन आप देखो डेटा जो है ना हमारा वो एक न्यूमेरिकल फैक्ट है, ध्यान समझो, डेटा जो है ना वो हमारा वो एक न्यूमेरिकल फैक्ट है। अब न्यूमेरिकल फैक्ट है, ये इसका रीजन नहीं है ना, बात तो सही है,
ये भी सही है, ये भी सही है, मगर ये इसका रीजन थोड़ी ना है। तो असर्शन एंड रीजन दोनों ठीक है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे भाई। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है अरिथमेटिक मीन जो है ना इन सीरीज का आपको दे रखा है, कह रहा है अरिथमेटिक मीन डिवाइड करता है सीरीज को 200 में। भाई साहब क्या कह रहे हो आप, हैं? गलत नहीं लग रही स्टेटमेंट, है कि नहीं? मेरे भाई जो 10वीं स्टेटमेंट है उसमें इसका मीन पहले चेक करना पड़ेगा। 6 4 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 6 28, 28 2 30, 30 है ऊपर, ऊपर जोड़ के 30 आएगा। और 1 2 3 4 5 6, 6 से आप डिवाइड करोगे, मीन तो मेरे भाई 5 ही आ रहा है। सही बात है, मीन तो अपना 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मेरे भाई मीन सही है तो मेरे भाई अब आप समझो ना इस चीज को। आपको कह रहा है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो डिवाइड कर देता है सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में। ये तो काम नहीं करता। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। हाँ जी, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अरिथमेटिक मीन का फीचर नहीं है। अरिथमेटिक मीन करता क्या है? अरिथमेटिक मीन कहता है ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर अरिथमेटिक मीन जो है वो बेस्ड नहीं होता वैल्यू ऑफ सीरीज पे, या अरिथमेटिक मीन जो है वो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट है, केपेबल है कि उसमें एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर इसकी वैल्यूज पे उससे फर्क पड़ता है। बेटा एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो फीचर नहीं है अरिथमेटिक मीन का। ये कह रहा है कि जो भी एक सीरीज होती है उसकी जो वैल्यू होती है अरिथमेटिक मीन उस पर बेस्ड नहीं होता। मतलब जो भी नंबर आप लिख रहे हो, जैसे ऊपर वो डाटा क्वेश्चन लिखा, ये एक सीरीज है, इसके जो नंबर है क्या इससे मीन निकलता है? ओके हाँ, इसी से तो निकलता है। कह रहा है इस पर डिपेंड नहीं करती चीजें, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है ना, आपको बस ऐसी ढूंढनी है जो बहुत ही ज्यादा गलत हो। अब मेरे भाई जो अगला क्वेश्चन है उसने ये बोला है इंक्लूसिव मेथड बताओ क्लासिफिकेशन का। मेरे भाई ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर देख लो, और कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग में आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो। इंक्लूसिव क्या होती है? देखो, एक होती थी एक्सक्लूसिव और एक होती थी मेरे भाई इंक्लूसिव, तो आपको पता होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव में तो आप हर एक डाटा लिखते थे 10 से 19, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, और अगला आपका शुरू होता था 20 से 29 पे, जहां पर आप ये कहते थे कि जहां पर अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इनटू द नेक्स्ट लोअर लिमिट, या फिर जो इसकी अपर लिमिट है वो अगले लोअर लिमिट से स्टार्ट नहीं होती। अगर मैं इसकी थ्योरी का एग्जांपल पढ़ूं तो आप क्या करना, एक सेकंड माफ करना मेरे भाइयों, हाँ, आप इसको कैसे लिखना, बड़े ध्यान सुनो, आप इसको ऐसे लिखना, व्हाट इज मीन बाय इंक्लूसिव सीरीज, ध्यान से सुनो। इंक्लूसिव मेथड इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग क्लास इंटरवल्स, एक तरीका है क्लास इंटरवल बनाने का। आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, नहीं तो बुक में ढूंढ लो इसको, थ्योरी याद कर लो। इट इज अ वे, अब देखो कुछ भी आ रहा है ना, इट इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग क्लास इंटरवल्स, ठीक है ना, where the upper limit of the class is included in the same class in the method, and the upper limit of one class is different from lower limit of the another class. So this is the upper limit of one class and it is very different from the lower limit of another class. But when we talk about exclusive series, so in that case the upper class is very same to the next lower class. मेरे भाई सेंसस और सैम्पलिंग और प्राइमरी सेकेंडरी डाटा पिछले साल और इस साल प्रैक्टिस पेपर में हाईली रिकमेंडेड। ठीक है ना, कुछ भी मतलब भाई देख लेना इसको, तो बढ़िया से करके जाओ। प्राइमरी सेकेंडरी तो आता ही आता है, मेरे टाइम से आ रहा है, सोचो 2016-17 से आ रहा है। ठीक है ना, और ये बड़े बड़े क्या कहते हैं एग्जाम में भी आता है भाई। सेंसस और सैम्पलिंग तो बेटा समझते हो ना, मैं थोड़ा सा अगर आपको थ्योरी से पढ़ाना चाहूँ तो थ्योरी से बता देता हूँ। वैसे तो आपको देखो, ये आपका पूरा सेंसस है, सारा डाटा इकट्ठा कर दिया, और सैम्पलिंग क्या, कुछ भी इकट्ठा कर लिया, तो उसके अंदर एक एक सिंगल पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हो, तो दैट इज सेंसस। और सैम्पलिंग में क्या करते हो, एक ऐसा मेथड जहां पे आप रिप्रेजेंट करो एक छोटा सा पोर्शन, ठीक है ना, उसको। और फिर उसके बाद भाई सेंसस थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये थोड़ा खर्चा है, इसमें डाटा बहुत ज्यादा एक्यूरेट आता है, इसमें डाटा कम एक्यूरेट आता है। अलग अलग जरूरतों पे अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर प्राइमरी सेकेंडरी डाटा का रीजन, कि हम खुद से इकट्ठा करें तो प्राइमरी, और कहीं और से इकट्ठा करें तो सेकेंडरी। पढ़ लेना बेटा। कहता है अरिथमेटिक मीन निकालो। मेरे भाई क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इंक्लूसिव है, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेंगे। तो चलें, करें एक एक करके, आओ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, तो उसने वही मेथड नहीं बोला, तो आपका मन जो करे वो मेथड लगा लेना। ठीक है, मैं डेटा जो है यहाँ से लिख लेता हूँ। 1 से 10 मुझे दे रखा है, 11 से 20 मुझे दे रखा है, 21 से 30, मैंने दोनों तरफ पेपर खोल रखा है, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, और 51 से 60। और यही एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको हाथ हाथ ठीक कर लूँ। एक को लिख लूंगा आधा कम, 10 को लिख लूंगा आधा ज्यादा, आधा कम आधा ज्यादा, आधा कम आधा ज्यादा, आधा कम आधा ज्यादा, ठीक है, आधा कम आधा ज्यादा, ठीक है, आधा फिर से कम और आधा फिर से ज्यादा। ये हमारी अब बैलेंस्ड सीरीज हो गई, जहां से खत्म वहीं से शुरू।
फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, 4, 15, 10, 20, 2 और 3। और मेरे भाई इसके बाद आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बहुत से लोग इसमें मिड वैल्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझना। मिड वैल्यू की अगर हम बात करूं तो आप क्या करो, दोनों को जोड़ दो, डिवाइड कर दो 2 से। नहीं तो बेटा दोनों को आप बस एक काम करो ना, दोनों के बीच में फर्क देखो कितने का है। 10.5 और आधे में 10 का ही तो फर्क है। और कितने, 10 का आधा कितना होता है, 5। यानी कि आधे में 5 और जोड़ दो, यानी कि 5.5 का डिफरेंस होगा। 5.5 का मिड वैल्यू होगा। नहीं तो लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है। 5.5 है, सब में 10 का फर्क है, तो अगला 15.5 होगा, अगला 25.5, अगला 35.5। अब देखो ये क्या है ना, क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बढ़ाएगा और कुछ नहीं है। आपके मन में एक और बढ़िया सवाल, मैं आपको बोलूं भाई इसको डायरेक्ट से कभी मत करना, ठीक है। हालांकि इसमें डायरेक्ट से ही कर रखा है, मैं आपको सुझाव दूंगा डायरेक्ट से कभी मत करना यार। पॉइंट में है, क्यों अपने आप को परेशान करना, तकलीफ देनी है कि अपने आप को है। तो अपन करेंगे अज्यूमिंग मेथड से, x माइनस ए करके, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करो, -20, -10, 0, 10, 20 और 30। इसके बाद एक काम करूं, स्टेप डेविएशन भी चला जाऊं, चलो स्टेप डेविएशन ही चला जाता हूँ, डी डैश और का आधा कर देता हूँ, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये लो, क्या दिक्कत। अब करता हूँ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई, तो एफ डी डैश निकालता हूँ। आप मन में सवाल आएगा, भैया इतना बड़ा बढ़ा रहे हो तो फिर आंसर, अरे भाई ये बढ़िया है। स्टेप्स याद करो, 4 दूनी -8, 15 एकम -15, 0, 20, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 9 13, 13 और 12, 13 और 20, 33। और ये क्या होगा, 15 और 8 -23, 23 में से ये क्या मेरे भाई 10। सिग्मा एफ डी डैश बन गया 10। पर चेक कर लेंगे बाकी ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। और फॉर्मूला होगा अपना अज्यूम प्लस सिग्मा एफ डी डैश आई, ठीक है ना। और एक सेकेंड, हाँ, बाकी सिग्मा अपना एफ, ठीक है ना, बराबर में इनटू में मेरे भाई आई, आई मतलब जो आपने डिफरेंस लिया है, जो आपने डी डैश निकाला है, या आपने क्या करा, इसको 2 से भी और मतलब 10-10 का डिफरेंस उससे डिवाइड करा ना, तो अज्यूम क्या करा, 25.5, 25.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश आपका 10 आया, गुना में डिफरेंस भी आपने 10 का माना है। फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी 54 है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकल के आ रही है 54, फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है 54। तो ये क्या है, 25.5 जमा 10 और 10, 100/54, काट दो 50 नंबर पे, 27 नंबर पे। 27 को 50 से भाग कर दो, 27 एकम 27, 23 बचा, पॉइंट लगा के 0। 27 के पाड़े में मेरे भाई ये कितने नंबर पे आएगा, जरा इसको सॉल्व करोगे आप लोग, हाँ। और इस तरफ क्या है मेरे भाई, 1 पॉइंट आ गया। अभी देखो सुनो, इस तरफ क्या बच रहा है मेरे भाई, 200 कितना, 23, इसको कर लो मेरे भाई 8 नंबर पे। 27 इंटू 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 एंड 5 216, हाँ तो 8 नंबर पे 216, 1.8 छोड़ दो बस, 25.5 प्लस 1.8, तो 25.5 और 1.8 जोड़ लो, 8 5 13, 5 और 1 6 और 1 7, 27.3, खत्म आंसर मेरे भाई। कोई दिक्कत, पॉइंट के बाद एक आध नंबर और निकालना ना बुक में, इसके अकॉर्डिंग मतलब आंसर है मेरे भाई। यहाँ मैंने लगाया है स्टेप डिवीजन, जो आपका मन करे लगाना, डायरेक्ट मत लगाना यार, ठीक है। डायरेक्ट मत लगाना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे यार। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया, बस थोड़ा सा हम ये चेक कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे कि सब सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चलो अब अगले पे चले मेरे भाई। तो ये अपना 3 नंबर कंफर्म। अब मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी आज सुबह ही कराई है मैंने, आ जाओ मिसिंग फ्रीक्वेंसी करते हैं। इसका क्वेश्चन भी उतार लेता हूँ, 0 से 20, ठीक है ना, 20 से 40। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर करना और लास्ट में चेक करना कि क्या आपका आंसर मेरे आंसर से सेम है। फ्रीक्वेंसी 8, 15 एफ। अब बेटा इसको तो डायरेक्ट से करना है, इसको मत करना। हाँ इसको भी कर सकते हैं स्टेप डेविएशन अज्यूम से, पर मैं आपको कहूंगा मत परेशान करो। मिड वैल्यू निकाल लो सबसे पहले, मिड वैल्यू एक्स आई निकाल लो, ये आपका एफ आई है, ठीक है ना। ये आपका 50, 70, ये आपका 90, फिर दोनों को गुणा कर दो, 8 दम 80, 5 5 30, 450, 50 एफ, 5 इंटू 7 कितना होगा, डायरेक्ट लिख लेंगे आंसर 1050, ठीक है ना। और इसके बाद मेरे भाई 900। सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा मेरे भाई, सिग्मा एफ एक्स डायरेक्ट लिख लूँ 2480 जमा में 50 एफ। सिग्मा एफ डायरेक्ट लिख लूँ मेरे भाई, हैं डायरेक्ट लिख लूँ तो मेरे भाई सबको जोड़ोगे आप, 15 8 23, 23 और 23 और 38, 38 और 10 48, 48 और साइड में एफ है, ये सारे जोड़ दोगे लेकिन एफ रह जाएगा। अब आपका मीन, मीन इसने 51 दे रखा था मेरे ख्याल से, है ना, 51 बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मेरे भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होगा, 2480 प्लस 50 एफ, नीचे क्या होगा मेरे भाई 48 जमा एफ, इसको उधर भेज दो। 51 गुना होगा 48 जमा एफ से बराबर 2480 जमा में 50 एफ, ठीक है मेरे भाई। 51 इंटू 48 सॉल्व कर लें डायरेक्ट, इधर आ गया मेरे भाई 2448 प्लस 51 एफ बराबर में 2480 प्लस 50 एफ मेरे भाई। इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, 2480 में से 48 घटाओगे मेरे ख्याल 32 बचेगा, और इधर बचेगा एफ, एफ का वैल्यू 32, खत्म आंसर। 3 नंबर 4 नंबर जो भी मिल गए, ओम भट्ट बसम। चले कह रहे हैं अगला,
इंपॉर्टेंस बताओ स्टैटिस्टिक्स की। मेरे भाई एक आध तो देखो अच्छा क्वेश्चन भी आएगा ना जो आपको स्कोर स्कोर देके जाएगा। क्या क्या लिख सकते हो भाई, पॉलिसी बनाने में आगे काम आता है, ठीक है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझने में मदद देता है हमारे को, याद है उनका का बिजनेस को फायदा देता था, याद है क्या क्या फायदे पड़े थे हमने, बिजनेस को फायदा देता था, गवर्नमेंट को फायदा देता था, है ना, इकोनॉमी को फायदा देता था, फोरकास्टिंग करने में मदद करता है, इकोनॉमिक को टेस्ट करने में मदद करता है, बहुत सारी बातें लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं कहूंगा एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं चाहता था ये आए और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पता नहीं ये क्वेश्चन चाहता था मैं, हाँ यही शायद होगा, एक सेकंड रुकना एक बार, क्योंकि मैं चाहता था, मेरे को देखो मेरे को पता है एक आध मिसिंग फ्रीक्वेंसी से खतरनाक क्वेश्चन आएगा। 5 बच्चे हैं, पॉकेट मनी जो है उनकी 50 रुपए सबकी, मेरे ख्याल से सबकी होगी, 5 स्टूडेंट रिसीव अ डेली मनी पॉकेट, है ना, मतलब पॉकेट मनी, और स्पेंड करते हैं वो 20 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये, 40 रुपये, 45, सब बच्चे अपना अपना खर्च कर रहे हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट को वो अपनी सेविंग रखते हैं और मीन अमाउंट जो है ना उनके खर्च करने का। मजेदार क्वेश्चन है, देखो आ जाओ भाई, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, ठीक है, ये तो मतलब और ही अच्छा लेवल लग रहा है। 50 रुपये सबको मिल रहे हैं, कितने बच्चों को, 5 बच्चों को, तो हर एक बच्चे को 50 मिल रहा होगा, 3 4 5, पहले खर्च करे 20, फिर अगले ने खर्च करे 25, अगला खर्च कर रहा है 100 रुपये, बता ही नहीं कितने, अगला खर्च कर रहा है 40, अगला खर्च कर रहा है 45। इसके बाद आगे चलें, इसके बाद अगर हम आगे चलें, इसको कितने रुपये बच जाते होंगे, आप कहोगे भैया इसको 30 रुपये, इसको 25 रुपये, इसको 50 माइनस 100 रुपये बच जाते होंगे, इसको भैया 10 रुपये बच जाते होंगे, इसको भैया 5 रुपये, ये इनके सेविंग है, ठीक है ना, और ये इनकी स्पेंडिंग है, ये उन्होंने स्पेंड करा है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले तो बोल रहा है व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द थर्ड स्टूडेंट, कह रहा है तीसरे बच्चे ने खर्च कितना करा होगा। अच्छा रुको, ऊपर यहाँ लिख भी रहा है, कह रहा मीन जो है ना खर्च करा वो 32 है, तो पहले यहीं से आंसर निकल जाएगा, यानी कि इन सब नंबरों का मीन 32 दे रखा है। सब नंबर कौन कौन से, 20 जमा 25 जमा x, ठीक है ना, और जमा में 40 जमा में 45 डिवाइड बाय 5 बराबर में कितना मीन दे रखा है, 32, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और एक 16, आज सुबह ही समझाया था, 20 25 45 45 45 90 90 और 4 130 जमा में x, x का वैल्यू आ गया मेरे भाई 30। इसका मतलब जो पहला बंदा, जो तीसरा बंदा खर्च कर रहा है वो कितने रुपए खर्च कर रहा है मेरे भाई, 30 रुपये खर्च कर रहा है, ध्यान रखना। इसका मतलब उसकी सेविंग कितनी है, 20 रुपये है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें आगे, एक क्वेश्चन करो पूरा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सेकंड, व्हाट विल बी द मीन ऑफ दैट सेव्ड अमाउंट, मतलब जो भी अमाउंट हमने सेव करी है उसका मीन क्या होगा, तो भाई सेविंग अमाउंट निकाल लो सारी, क्या क्या है, 30 25, 30 है, 25 है, अब इसकी कितनी आई मेरे भाई, इसकी 20 आ गई, तीसरे बंदे की अभी निकाला, अगले की 10 है, अगले की 5 है, डिवाइड बाय 5, तो मेरे भाई 25, ठीक है ना, 20 और 10 30, 30 और 35, 35 और 25 60, 60 3 90, 90 डिवाइड बाय 5, आंसर इज 18। चेक करते चले सारे आंसर ठीक है, हाँ ठीक है 18 आ गया। वरना देखो एक और चीज़ है, एक बहुत बढ़िया चीज़ है, एक डायरेक्ट भी कर सकते थे कि टोटल खर्चा 50 है, 50 में से मीन वाला खर्च करने वाला मीन 32 है, तो बचा हुआ 18 होगा, तो ये वैसे भी निकाला जा सकता था। वरना मैंने तो आपको बढ़िया तरीका बताया भाई, ऐसे ही जाना जैसे मैंने बताया आपको। उससे क्या है ना कि हर क्वेश्चन सेम टाइप के नहीं होते, आपको बेसिक चीज पता चल गई होगी। बाकी आपको कह रहा है इफ ईच आइटम ऑफ द डाटा अमाउंट स्पेंड इज इंक्रीज बाय 5 यूनिट, बहुत बहुत आसान है बेटा, ये मीन मोड मीडियन में मीन वाले में 5 5 बढ़ जाए तो कुछ नहीं है, आंसर अपना 5 बढ़ के आ जाता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो खैर पहले कर लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा थर्ड रह गया क्या, अच्छा सॉरी पहले थर्ड रह गया, थर्ड तो पहले पढ़ लें। कह रहा अगर जो पॉकेट मनी है वो डबल हो जाए और अज्यूम करें कि खर्चा उनका उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाए, तो नया सेव्ड अमाउंट क्या होगा, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी बात है यहाँ पर, ठीक है, जो भी मैं आपको कह रहा हूँ, यानी कि एक तरीके से आपको ये बोल रहा है सेविंग अमाउंट कितने। मेरे भाई बहुत ध्यान सुनना, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, पहले तो आप ये बात ध्यान रखो मेरी, कि मेन अगर आपका कोई डाटा, जैसे मैं आपको एक समझाता हूँ, मैंने कहा भाई मेरा एक डाटा था 2, एक डाटा था 4, एक डाटा था 3, मैंने कहा मीन क्या होगा इसका, आप कहोगे भैया इसका मीन होगा 6 4 10 2 12, है ना, 12 डिवाइड बाय 3, आंसर कितना आ गया 4, बिल्कुल सही बात है, मीन आ गया 4, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यार इसमें ना सब में मैंने एक एक नंबर और जोड़ दिया, सब में मैंने एक एक नंबर और जोड़ दिया, आपने कहा वाह, आपको क्या भैया नई ऑब्जर्वेशन 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 7 5 12 3 15, 15 डिवाइड बाय 3, अब नया मीन कितना आ जाएगा 5। आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, बोलो भैया क्या, जब मैंने एक एक नंबर बढ़ाया तो मीन पहले उससे पहले 4 था, लेकिन एक नंबर बढ़ाने के बाद मीन भी 4 में 1 बढ़ गया, यानी कि जितना चेंज आप उसके ऑब्जर्वेशन में करोगे उतना ही नेट चेंज उसमें हो जाएगा मेरे भाई, बस खत्म, इतनी सी बात बतानी थी, समझ रहे हो। अब दूसरा तरीका देखो, यानी कि प्लस माइनस में सेम है, प्लस करा तो पूरी हर ऑब्जर्वेशन में सेम प्लस करा तो मीन में भी सेम प्लस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये बात, ठीक है ना। 2 4 6, मैंने कहा सबको 2 डबल कर दिया, पहले मीन कितना आ रहा था 6 4 10 2 12, 12 डिवाइड बाय 3 4, पहले कितना आ रहा था मीन 4 आ रहा था, एक सेकेंड, पहले मीन 4 आ रहा था, है ना, 4 आ रहा था, एक सेकेंड, चल भाई क्या हो गया,
4 आ रहा था। अब सुनो, मैं क्या सबका डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 8 हो गया, 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 डिवाइड बाय 3, आंसर कितना हो गया 12। आप कह रहे हो भैया एक सेकेंड, 8 और 20, 20 4 24, 24 डिवाइड बाय 1, 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक, एक सेकेंड, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, मुझे थोड़ा सा डाउट है, एक मिनट रुकना, मैं जस्ट इसको, हमारे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, 2 4 और 6, मीन क्या है 6 4 10, 10 2 12, 12 डिवाइड बाय 3, आंसर इज 4। व्हाट हैपेंड टू दिस केस, हमने इसको फिर डबल कर दिया, डबल डबल और डबल वा, 2 दूनी 4 वा, 4 दूनी 8 वा, 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 और 4 24, डिवाइड बाय 3, आंसर इज 8। कैलकुलेशन गलत कर रही थी इसलिए मैं वो देखो ना, वहां में बार बार 24 को 3 से डिवाइड करके 12 लिखा। सुनो अब देखो, आपको समझ आ गया होगा, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें मीन भी अगर डबल कर दूं तो जो, मतलब अगर मैं ऑब्जर्वेशन को डबल कर दूं तो मीन भी डबल हो रहा है। अब सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना, इधर देखो बेटा, ध्यान सुनो मेरी बात, ठीक है ना। क्या सीन है, क्या कह रहा है, कह रहा है उसकी पॉकेट मनी डबल हो गई, यानी कि जो 50 रुपए दे रहे थे अभी तक वो अब 100 रुपए हो गए, तो उसकी एक्सपेंडिचर भी उतनी ही रेशो में बढ़ी, मतलब 20 का 40, 50 का 25 का 50, एक्स 30 निकला था तो 60, 40 का 80, 45 का 90। कुल मिला के पहले वाले केस में जब आप सॉल्व कर रहे थे, ये आपकी स्पेंडिंग थी, ये 20 की स्पेंडिंग 40 की हो गई, 25 की स्पेंडिंग 50 की हो गई, एक्स आपने 30 निकाला था उसकी स्पेंडिंग 60 हो जाएगी, इसकी स्पेंडिंग क्या 80 हो जाएगी, इसकी स्पेंडिंग क्या 90 हो जाएगी। अरे आप कर क्या रहे हो, ऑब्जर्वेशन डबल कर रहे हो ना, आप ऑब्जर्वेशन डबल कर रहे हो, और ये क्या है सेविंग। अब भाई जब ऑब्जर्वेशन डबल हो जाएंगी, ये सारी वैल्यू डबल होंगी, तो ये भी तो सब डबल हो जाएंगी। सोचो ना, अब ये 50 का 100 हो गया, ठीक है, और ये 20 का 40 हो गया, तो 40 में 100 में से 40 गया, 60 बचा, पहले सेविंग 30 थी, अब ये भी तो डबल हो गई। और जब ये सब डबल हो गई, पहले वाले इसका मीन 32 था और इसका मीन 18 था, तो जब ये सब डबल हो गया तो इनके मीन भी तो 18 का 36 और 32 का 64 हो जाएगा, खत्म, इतना ही करना है, समझ रहे हो। उसने बस ये पूछा है व्हाट विल बी द न्यू सेव्ड अमाउंट का मीन, सेविंग अकाउंट का, सेविंग अमाउंट का, तो सेविंग अमाउंट कितनी थी पहले 18, तो अब नया वाले का 36 हो जाएगा। इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, इफ ईच ऑब्जर्वेशन गेटिंग डबल द मीन आल्सो गेटिंग डबल, ठीक है ना, खत्म बात। चलो 18 है, मीन डबल हो जाएगा। और जिसको नहीं पल्ले पड़ी तो भैया हर एक अमाउंट को डबल कर लेना, बोलना आप सबके पास 100 रुपया है, अब सब लोग अपना 100 रुपये का प्रपोर्शन भी डबल कर लेगा। जैसे पहले कोई बंदा कितना रुपया खर्च कर रहा था, पहले कोई बंदा 20 खर्च कर रहा था तो अब वो 40 खर्च करेगा, ठीक है, पहले कोई बंदा 25 खर्च कर रहा था तो अब वो 50 खर्च करेगा, पहले कोई 30 एक्स वाला 30 खर्च कर रहा था तो 60 खर्च करेगा, कोई 45 करेगा 90, कोई ऐसे ऐसे, तो फिर उसका मीन निकाल के दिखा दो। अब मैं क्या बोलूँ, ये तो एक्सपेंडिचर था, इसके बाद जो बच जाएगा इसका मीन निकाल के दिखा दो, और क्या करोगे भाई, ठीक है ना, मैं तो आपको आसान तरीका बताया। चलो ठीक है ना, लास्ट वाला, अगर ईच आइटम जो है ना अमाउंट की वो इंक्रीज है 5, अब देखो 5 बढ़ेगा तो मीन भी 5 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कहता है अगर हर एक आइटम खर्चे वाले की, खर्चे वाला मतलब खर्चा, देखो खर्चे वाले का मीन आपका 32 आया था, ठीक है ना, और इसका मीन आपका क्या कहते हैं 32 आया था, और उसका मीन आपका कितना आया था 18। कह रहा है अगर हमने खर्च वाली अमाउंट को 5 यूनिट बढ़ा दिया हर एक एक खर्चे को, तो कह रहा है मीन खर्चा कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आपको लग रही है तो बताओ, है क्या आंसर हो जाएगा आपको कि भैया पहले वाले का मीन 32 था, उसमें 5 जुड़ जाएगा, खत्म, 37। सॉल्व नहीं करना, बस ऐसे निकालना है, समझ रहे हो। चलो मेरे भाइयों, पाई पाई डायग्राम, फिर से पाई डायग्राम आ गया, और लास्ट में क्या है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम आ गया, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, कर लोगे। और ये देखो एनएसएस, मैंने क्या बोला था, एनएसएस से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो मेरे भाई हिस्टोग्राम और बार डायग्राम बार बार आ रहा है, थ्योरी याद करके चले जाओ। फ्रीक्वेंसी कर्व जो यूज किया जाता है मीडियन निकालने के लिए, और उसके स्टेप्स बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, पहले वो प्रैक्टिकल करा दूंगा आपको, पहले ये करा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मीडियन निकालने के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी कर्व यूज होता है, लेस देन या मोर देन, ठीक है, लेस देन और मोर देन यूज होता है। अगर आपके पास बोले तो आप बोल देना कि लेस देन ओजाइव यूज होता है, ठीक है ना, लेस देन ओजाइव यूज होता है एंड मोर देन ओजाइव। और देखो ये क्वेश्चन आ रखा है, मोर देन ओजाइव, ये दोनों यूज होते हैं। अगर लेस देन बना रहे हो तो आपको पता है लेस देन का ग्राफ ऐसे बनता है, मोर देन का ऐसे बनता है। जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है एक्स एक्सिस पे, ये लिखना है आपको कि द परपेंडिकुलर लाइन, द from the point of intersection to both ogive, the line, we will draw the line that will be perpendicular to x-axis, and the point that cut the x-axis will be our median.
बट इफ व्हेन आई टॉक अबाउट ओनली लेस देन ओजाइव केस, जब मैं सिर्फ लेस देन ओजाइव वाले की बात करूं, उसमें कैसे मीन निकालूंगा, मैं स्टेप बताता हूँ। आपको लिखना है फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुनो, लिखना है। मैं आपको पूरा स्टेप बोलूं, आप चाहो तो सुन लेना, ठीक है, मैं पूरा स्टेप बोलता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट अ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। add frequency successfully on the graph from top to like from down to top, ठीक है, ठीक है। प्लॉट द पॉइंट्स इन अपर क्लास, लाइक पूरी चीजें सारी लिख दो, प्लॉट द नंबर इन अपर क्लास, ठीक है ना, अपर लिमिट वाली आप बात लिखते हो, ठीक है ना। ड्रॉ द ओजाइव, ओजाइव बना लो, ठीक है ना। अब करना क्या है, आपको लिखना है टू कैलकुलेट द मीडियन, जब आपको क्या निकालना है, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट द मीडियन, अगर हमें कैलकुलेट करना है मीडियन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू दैट, हमें पता है, अगर सिर्फ लेस देन की बात करूं, सिर्फ लेस देन, इफ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट लेस देन, तो लेस देन में आपको करना क्या है, आपके पास एक CF निकला होगा जो सबसे बता रहा होगा कि सबको जोड़ के कितना आ रहा है। जैसे मान लो पिछले केस में जब मैं आपको कर रहा था 95 आ रहा था, थोड़ा याद होगा, पिछली वीडियो देख के आया होगा, तो 95 को यानी कि n जो भी होगा टोटल, उसको डिवाइड करोगे 2, और जो भी वो ऑब्जर्वेशन आएगी nth ऑब्जर्वेशन, आपको बोलना है कैलकुलेट द nth ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, ये चीज लिखनी है, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट द मीडियन आइटम या पोजीशन n/2, ठीक है ना। तो जैसे मान लो यहाँ आया n/2 का वैल्यू 30 आया, मान लो 30 यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या लिखना है इसके बाद, लोकेट दिस पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना, कैलकुलेट दिस एंड लोकेट दिस पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस है, उसको लोकेट करना है, अभी अभी सिर्फ लोकेट करना है, ग्राफ नहीं बनाने के लिए बोल रहा। फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। अब ये देखो, ये इसका इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट जाएगा इससे, लाइन से, इसका एक ड्रॉ लाइन टू द ओजाइव, ऐसे लिखना, नेक्स्ट स्टेप में ड्रॉ लाइन टू ओजाइव, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ओजाइव पे, और फिर यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी जो हमारा मीडियन बताएगी। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कल पेपर में क्वेश्चन आ जाए, बोलना नहीं बाद में, देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो कॉल पे आके आराम से समझा दूंगा, देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे, ये स्कोर आ जाना चाहिए, पक्का क्वेश्चन आने का चांस है, इसका ध्यान रखना। और जो भी पॉइंट एक्स एक्सेस पे इंटरसेक्ट करेगा, ये हमारा लेस देन ओजाइव के थ्रू मीडियन निकालने का तरीका होगा, इसको भी एक्सप्लेन करना और मोर देन लेस देन भी एक्सप्लेन करना। मोर देन वाले में, लेस देन वाले पता है क्या है, एक तरफ लेस देन बनाओ, एक तरफ मोर देन बनाओ, जो उनका इंटरसेक्शन है वहां से एक्स एक्सेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यू विल गेट योर आंसर, दिस विल बी द मीडियन। बट अगर सिर्फ लेस देन वाला हुआ, तो लेस देन के अकॉर्डिंग जो भी आपका n, मतलब टोटल आपका एक वैल्यू जुड़ा होगा, जब भी आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो टोटल, उसका एक वैल्यू जुड़ता है, ठीक है ना। आप जब डाटा निकालते हो लेस देन दिस, तो आप देखते हो ना, लेस देन में टोटल वैल्यू जुड़ता जाता है, वो आपका n होता है, सबसे बड़ा वैल्यू, उसका आपको 2 से डिवाइड करना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको y एक्सिस से प्लॉट करना है, और वहां से अपना लाइन ड्रॉ करना है ओजाइव की तरफ, और जो भी वो पॉइंट होगा उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस पे, एंड दिस विल योर मीडियन, खत्म बात। इसी स्टेप को एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, देख लेना अगर ये समझ में ना आए तो। इसकी थ्योरी, ये सिर्फ थ्योरी लिखनी है, बस ध्यान रखना। और इससे ऊपर क्या करना है, हिस्टोग्राम बार डायग्राम, मेरे भाई पिछले पेपर में समझा चुका हूँ, वो वीडियो आराम से देखना। इसके बाद यहाँ बार डायग्राम बनाना है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, तो मेरे भाई क्या करना है, यहाँ 2011 लिखना, ठीक है। 2011 में पहले 70 होगा तो 70, फिर 70 के ऊपर उतना ही 75, 75 के ऊपर उतना 79, उतना ही 89, मेल का बन गया, फिर फीमेल का बना देना मेरे भाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद टोटल टोटल वोटल कुछ नहीं बनाना, बस ये हो गया। अच्छा सॉरी, रुकना एक सेकंड, थोड़ा सा मैं गलत कर दिया, इसको पता है कैसे करना है, इसको यहाँ टोटल है तो यहाँ कर देना, ऐसे भी कर सकते हो, देखो, ठीक है ना, इसको ऐसे करना, यहाँ पे अपना मेल फीमेल नहीं, यहाँ आप लिखना ईयर 2011, और 2011 में मेल कितने हैं 70, और फिर फीमेल कितनी है 60, और फिर ये टोटल हो गया 130, बस। फिर इसके बाद अगले में 75 और 63, तो अगले का 75, फिर अगले का 63, ये हो गया 138, ऐसे ऐसे करके पूरा डाटा लिखना है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। कितना आसान है भाई, कितने नंबर में आया, 6 नंबर, अरे भाई 6 नंबर में आ रहा है, देख रहे हो तुम, ठीक है, कर लोगे। और मेरे भाई पाई चार्ट कर रखे हो ना, प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत हो पूछना, ठीक है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इनको आराम से देख लेना भाई, को लगे कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, ठीक है।